नमस्कार साथियों, मैं हूं आनंद दीक्षित और आप देख रहे हैं फिजिकल डोमेन। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में जो कि कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी से संबंधित हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं साथियों, तो आप लोग बने रहें मेरे साथ। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं। यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, राजस्थान पीटीआई, एलटी ग्रेड परीक्षा, एनबीएस, केबीएस, इन सभी परीक्षाओं में ये रिपीटेशन के मोड में आए हुए हैं। कई बार ये दोहराए गए हैं प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे साथियों, और निश्चित रूप से ये हर परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन कहा जाता है, यानी कोशिका का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए साइटोलॉजी, बी बायोलॉजी, सी हिस्टोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग गैस कीजिए इनमें से क्या सही हो सकता है। जी हाँ साथियों, राइट आंसर है साइटोलॉजी। फर्स्ट आंसर इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, साइटोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साथ ही साथ बायोलॉजी जो है वो एक साइंस की यानी विज्ञान की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और ये जो सी ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, इसके अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं, तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। तो इनमें से ये तीनों ही साइटोलॉजी, बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी ये बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। इनको साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस। आपको सुनने में हो सकता है ये अटपटा लग रहा हो, लेकिन हमारे शरीर के कोशिकांग का एक ऐसा पार्ट होता है जिसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं क्या है ऑप्शन। ऑप्शन ए है जीव द्रव्य, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है गाल्जिका। तो आप लोग गैस कीजिए कि ये क्या हो सकता है। मानव शरीर का कौन सा के किस अंग कोशिकांग को हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर होगा गोल्जी। इसका राइट आंसर क्या होगा, गोल्जी। अब ये गोल्जी देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारे सामने। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को जनरली हमने पहले क्वेश्चन पे देखा है, फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी मायोलॉजी, ऑप्शन सी है साइटोलॉजी और ऑप्शन डी है ये सभी। तो साथियों हम जानते हैं कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था जिसमें साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी और बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर एक वर्ड है मायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर पहले हम देख लेते हैं। ऊतक के अध्ययन को हमने पहले क्वेश्चन में भी रिपीट किया था, तो इसको क्या कहा जाता है। जी हाँ साथियों, इसको हिस्टोलॉजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक के यानी टिश्यूज के जो अध्ययन होते हैं, स्टडी को हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर ये जो मायोलॉजी है, बी मायोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है। मायोलॉजी जो होता है वो मांसपेशियों से संबंधित अध्ययन होता है। इसमें हम कैसे मसल्स यानी मांसपेशियों का अध्ययन क्या होता है वो मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वहीं दूसरी ओर जो साइटोलॉजी है, इसके अंतर्गत हमने देखा क्या होता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं किसका, कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन। तो अब ये हिस्टोलॉजी में हमने किसका किया, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं ऊतक यानी टिश्यूज, मांसपेशी यानी मसल्स, कोशिका यानी सेल्स। तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं ऊतकों का अध्ययन, मायोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं मांसपेशियों का अध्ययन और साइटोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं कोशिकाओं का अध्ययन। तो ये तीनों ही बहुत बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साथियों। इनको याद रखने की बेहद आवश्यकता होती है। और कई बार ये तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं। कई बार हिस्टोलॉजी के संबंध में पूछा जाता है, कई बार साइटोलॉजी के संबंध में पूछा जाता है, कोई मायोलॉजी के संबंध में पूछा जाता है। तो हमें ये तीनों ही टर्म्स किससे रिलेटेड हैं
और की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ऊतक किसे कहते हैं। हमने ऊतकों के अध्ययन के लिए क्या कहते हैं समझा, हिस्टोलॉजी। अब ऊतक किसे कहते हैं, उनका ऑप्शन पहला देखते हैं, समान रचना एवं भिन्न कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को। ऑप्शन बी है समान रचना एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को। ऑप्शन सी है विभिन्न रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि पहला ऑप्शन ये कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। हमारा माइंड जब हम एग्जाम के समय पे, जो हमारे एग्जाम का प्रेशर होता है, वहाँ ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। और क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है, इसकी भाषा जो है, हमें वो भ्रमित कर देती है। देखिए कैसे कर देती है। इसमें कहा ऊतक किसे कहते हैं, इसमें एक बात आई समान रचना एवं विभिन्न कार्य, मतलब कंपोजिशन तो उनकी सही है, समान है, एक सी है, लेकिन उनका वर्क जो है अलग अलग है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोलता है समान रचना, यानी कंपोजिशन तो सेम है और समान कार्य, और कार्य भी वो तो एक तरीका ही करते हैं, समान कार्य करते हैं। थर्ड ऑप्शन बोलता है विभिन्न रचना, मतलब कंपोजिशन उनकी अलग अलग है लेकिन कार्य एक सा करते हैं। बात समझ में आई। तो समान रचना एवं विभिन्न कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, द ग्रुप ऑफ सेल्स, या समान रचना एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल्स, या विभिन्न रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह। तो साथियों देखो, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जो ऊतक होते हैं वो सिमिलर कंपोजिशन एंड सिमिलर वर्क करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। तो इस लिहाज से हमारा ये आंसर होता है बी सही, बी इज द राइट आंसर। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो समान रचना एवं समान कार्य करता है उनको ऊतक कहते हैं। या ऊतक किसे कहते हैं, समान रचना एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। ये डेफिनेशन है सीधी सीधी, लेकिन यहाँ पर समान रचना, सिमिलर कंपोजिशन एंड सिमिलर वर्क, सिंपल सी बात है, समान रचना एवं समान कार्य हमें याद रखना है। चलिए हमारी स्क्रीन पर ये रहा, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। अभी हमने कोशिकाओं के समूह को पढ़ा, देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है इसमें। ऑप्शन ए हृदय, बी ऊतक, सी मांसपेशी, डी हड्डी। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, बिल्कुल इसमें तो हमें ज़्यादा वो लगाने की जरूरत नहीं है, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है ऊतकों की, तो इसका आंसर भी सीधा सीधा हो जाएगा क्या, ऊतक, द ग्रुप ऑफ सेल्स नोन एज टिश्यू। ठीक है। जो कोशिकाओं के समान कार्य और समान कंपोजिशन वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनके समूह को हम ऊतक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और यह है जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है। जनरली इसको द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास ऑप्शन में। ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी है ऊतक, ऑप्शन सी है हड्डियां, ऑप्शन डी है मांसपेशियां। इकाई जो होती है जीवन की वो क्या होती है, वो कोशिका होती है, और यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है, उन इकाइयों को क्या कहा जाता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, ये क्वेश्चन वही है दोनों का, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, और हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है, उन इकाइयों को क्या कहते हैं। बात एक ही है लेकिन क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछने का वो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए हमें बार बार प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक होता है। इसमें ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए ऊतक, बी तंत्र, सी कोशिका, डी झिल्ली। देखिए साथियों, हमने अभी पढ़ा द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो उसी तरीके से हमारा जो शरीर है असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से बना होता है। लाइफ यूनिट जो होती हैं वो क्या होती हैं, कोशिका होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल ठीक है, ये सी हमारी कोशिका इज द राइट आंसर। चलिए डायग्राम कैसा होता है, ये एक हमारा सी सेक्शन है, कटा हुआ कोशिका का पार्ट है, इसमें क्या क्या रहते हैं इनको हम एक बार थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे। और देखिए अभी हम बात करते हैं, ये जो हमारी कोशिका है, कोशिका का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक बीच में एक केंद्रक होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक,
जो केंद्र का कार्य करता है। राइबोसोम्स होते हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे राइबोसोम्स का क्या है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो हमारे केंद्रक के चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं हम, ये बैगनी कलर का, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो बड़ा हुआ हमारे गाढ़ा गाढ़ा द्रव्य दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा, ये इसकी पॉइंट वाला नहीं, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको, ये सारे क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर की यहाँ पर नजर आ रही है आपको, ये स्ट्रक्चर सा नजर आ रहा है, ये जो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों गोल्जी कॉय या गोल्जी बॉडी, ठीक है। और हमारी जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, वो एक सेल मेम्ब्रेन से चारों तरफ से ढकी हुई होती है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये चारों तरफ से जो एक झिल्ली सी है, ये जिससे ये कोशिका ढकी हुई है, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या इसको हिंदी में कहेंगे कोशिका भित्ति, और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये जो हमारे पार्ट हो गए, और एक महत्वपूर्ण पार्ट एक ये है, ये जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जो होता है किसी भी सेल के लिए एक तरीके से पावर हाउस का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे कि ऊर्जा का पूरा स्रोत जो होता है वो हमारे सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऐसे ही हमारे ये लाइजोसोम्स होते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये एक हाथ में कुछ पकड़े हुए से यहाँ पर दिखाया है, इधर फनी कैरेक्टर्स के रूप में दिखाए गए हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेटा लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स इनको कहा जाता है, लाइजोसोम्स। तो हमारे जो सेल के अंदर का मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, ये जो राइबोसोम्स दिख रहे हैं आपको, लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल मेम्ब्रेन जो चारों तरफ से एक भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी कॉय होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो है हमारा केंद्रक इसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये सारे पार्ट हैं, ये महत्वपूर्ण पार्ट हैं हमारे कोशिका के हैं, और इनको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जनरली इनसे संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन आपको एक पेपर में मिलने की संभावना रहती है, और आते जरूर है, 100% श्योर सेल से संबंधित। और इन वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं, लाइसोसोम्स हो, राइबोसोम्स हो, साइटोप्लाज्म हो, गोल्जी बॉडीज हो, न्यूक्लियस हो, या माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ऐसे नाम हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से मिलता है। तो इनको बेहद ध्यान से आप समझेंगे। हालांकि मैंने एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये इनका कहाँ कहाँ क्या पोजीशन होती है, क्या इससे संबंधित प्रश्न भी हम हल करेंगे आगे। चलिए, कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है, अभी हमने जो डिस्कस किया है कोशिका के चारों तरफ क्या होता है, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। साइटोप्लाज्म पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, माइटोकॉन्ड्रिया से, न्यूक्लियस से। देखिए अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि किससे होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे घिरी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। चारों तरफ से जो हम अभी देख रहे थे कि इसमें कोशिका भित्ति है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है चारों तरफ से बना होता है, कोशिका को प्रोटेक्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं, अभी हमने क्या कहते हैं, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या मौजूद है। ए गोल्जी ऑपरेट्स, बी लाइसोसोम्स, सी साइटोप्लाज्म, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बच्चों देखो, ये सारे के सारे चीजें, चारों चीजें हमारी कोशिका यानी सेल के अंतर्गत पाई जाती हैं। अब जो गाढ़ा और तरल पदार्थ होता है, जो गाढ़ा और लिक्विड जो है भरा हुआ होता है कोशिका के अंदर, उसको क्या कहते हैं, ये जो हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म, पिंक कलर का, जिसको हमने अभी यहाँ पर मार्क किया था कि ये जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है, ये हमारा जो ये दिख रहा है पूरा पिंक कलर का, ये जो एक गाढ़ा तरल पदार्थ है पूरा, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म होता है। राइट आंसर क्या, कौन सा राइट होगा इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोप्लाज्म। जो कोशिका के अंदर गाढ़ा और तरल पदार्थ भरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10, और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। हम देख लेते हैं इसके, ए केंद्रक को, बी गोल्जी कॉय को, सी सेंट्रोसोम को, और डी माइटोकॉन्ड्रिया को। तो बच्चों हमने पढ़ा था
कि किसको कहा जाता है, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा, हमें ज़्यादा इसमें वो नहीं है। अगर हमने सही से ध्यान से देखा है, पढ़ा है, तो कौन सा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो हम कोशिका के कौन सा भाग होता है, इसको पावर हाउस कहते हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। जहाँ भी ऊर्जा की से संबंधित, अगर सेल और ऊर्जा से संबंधित बात आ रही है तो आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है। अगेन एक क्वेश्चन आया माइटोकॉन्ड्रिया के। ये बच्चों क्वेश्चंस देखिए, उनका आंसर स्टेट वे में एक ही जा रहा है, बट ये घुमा घुमा कर पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके हैं। उनका ही एक तरीके से संकलन है, और इनको हम इसलिए कह रहे हैं, ये कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। हमने पढ़ा तो बहुत अच्छे तरीके होता है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा में होता है वो डिफरेंट हो जाता है, जिससे हमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। उसका आंसर स्टेट वे में एक ही होता है, लेकिन पूछने की वजह से वो हमें कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन का हम ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन के उत्पादन से, बी है उत्सर्जन से, सी है एंजाइम के स्त्राव से, और डी है ऊर्जा के उत्पादन से। तो जैसा कि अभी बताया बच्चों कि जहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड आ रहा है, अगर उसकी अन्य कोई चीज रिलेट ना की गई हो और स्टेट वे क्वेश्चन है और अगर ऊर्जा लगा रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सेल। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज क्या है, ये सीधा सीधा हमारे लिए ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। किसके अंतर्गत, एक कोशिका के अंतर्गत। कोशिका के अंतर्गत ये क्या है कि हमारे ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो चीज़ें हैं ये बेहद सिंपल है, बट ये टेक्निकली थोड़ा सा हमारे लिए घुमाने से थोड़ा सा जटिल बन जाती हैं, जिससे हमारा माइंड कंफ्यूज होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या है 12, और क्वेश्चन संख्या 12 कहता है कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान कौन सा है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन संख्या 12 का ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है क्रोमोसोम्स, सी है न्यूक्लियस, डी है गोल्जी ऑपरेट। अब बच्चों आप थोड़ा सा गैस कीजिए, कोशिका में ऊर्जा, यहाँ पर दो तीन चीज़ों का फिर जो हमारे माइंड को कंफ्यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन वही है, देखिए यहाँ पर फिर कोशिका के बारे में पूछा जा रहा है और उसके ऊर्जा उत्पादन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और ऑप्शन में हमारे पास क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है। तो हम इसको इंटरलेट कर सकते हैं, उसका ऊर्जा उत्पादन और उसका सक्रिय स्थान। तो इसका सक्रिय स्थान क्या होगा, डेफिनेटली इसका सक्रिय स्थान माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का जो सक्रिय स्थान है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ए विल बी द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 13 है। ये कहता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं, हमने जैसा कि अभी पढ़ा था। पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, हमने अभी जो पढ़ा था वो कोशिका का, जब हम इंटरसेक्शन देख रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम केंद्रक कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक, जैसा कि हमने देखा था कि कोशिका के अंदर बिल्कुल सेंटर बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो केंद्रक होता है, और वो पूरे कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है। सेंटर में होता है और पूरी क्रियाकलापों को वो कंट्रोल करता है। बी, न्यूक्लियस। ठीक है, इसको नाभिक कहते हैं, ये केंद्रक कहते हैं, जो कोशिकाओं की क्रियाओं का निर्देशन करता है। तो नियंत्रण करने वाला कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफिल किस रंग का होता है, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल किस रंग का होता है, ये हरे रंग का होता है। अब ये हरे रंग का क्यों होता है, क्लोरोफिल जो इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। ये हरे रंग का एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। ये क्या होता है, एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। क्लोरोफिल ही पेड़ पौधों को क्या करता है, उनके पत्तियों को हरा दिखने के लिए उत्तरदायी होता है।
यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ही भोजन पौधे अपने लिए क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो ये क्लोरोफिल का रंग कौन सा होता है, हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जी हाँ साथियों, आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं इनके ऑप्शंस कौन कौन से हैं हमारे सामने। ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लेब्रियंथ को, लाइसोसोम को या हाइड्रा को। तो बच्चों देखिए होगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसके पीछे एक कारण है कि लाइसोसोम जो होते हैं कोशिका का अपशिष्ट मिटाने वाला यानी सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल, ठीक है, CGD ये तंत्र होता है। उसका कार्य क्या होता है, लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगों के टूटे फूटे भाग, जो उनके टूटे फूटे भाग होते हैं, उनको पाचित करके कोशिका को साफ करने का काम करता है। लेकिन कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ, जो बाहरी पदार्थ कौन से हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, या हमने भोजन किया तो उसमें से कुछ विषैले पदार्थ आ गए, या कोई सेल्स की जो बॉडी के हमारे सॉल सेल्स हैं उसके कोई पुराने अंग हो गए, लाइसोसोम में चले जाते हैं। और लाइसोसोम होता क्या है, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं। जो लाइसोसोम्स होते हैं इनमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी जो होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम, इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सबको वो तोड़ने के में सक्षम होते हैं। कोशिकीय उपापचय, अब जो कोशिका होता है, सेल है, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म की भी प्रक्रिया होती है। ये जो सेल है बेटा, सेल के अंदर जो हमारी METABOLISM, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म की यानी इसको हिंदी में बोलेंगे उपापचय। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपापचय। इसकी जो क्रिया होती है सेल के अंदर, उसमें व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, जब मेटाबॉलिज्म की क्रिया में कुछ ना कुछ व्यवधान आता है, तो उसकी जो सेल की का जो कोशिका होती है ना, कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर डेड हो जाती है, यानी उसमें कोई टूट-फूट हो जाती है या फिर डेड हो जाती है। तो लाइसोसोम क्या करते हैं, वो फट जाते हैं। लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम्स जो होते हैं, लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, यानी उसको खा जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कि अपनी ही सेल जो होती हैं या तो डैमेज हो गई हैं या वो डेड हो गई हैं, उनको जो लाइसोसोम फट जाते हैं उनको हजम कर जाते हैं, पाचन कर जाते हैं। इसलिए इनको लाइसोसोम्स को होता है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। जो अगर आत्महत्या की थैली बढ़ आता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स क्या होते हैं या कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा राइट आंसर होगा लाइसोसोम्स को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 16 और 16 प्रश्न संख्या कहता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है। देखो बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डीऑक्सीक्लोरिक एसिड, बी है राइबो न्यूक्लिक एसिड, सी है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और डी है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है कि सारे के सारे ऑप्शन एक से लग रहे हैं, लेकिन परीक्षा के समय हमें इन चीज़ों पे बहुत गौर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी रैंकिंग के लिए 1-2 नंबर ही उत्तरदायी हो जाता है कई बार। इसलिए सारे क्वेश्चंस को बहुत किसी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आते हुए चारों ऑप्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ते हुए उनका बिल्कुल तसल्ली के तरीके से उसका राइट आंसर देने की आवश्यकता होती है। देखिए डीएनए, अब जब डीएनए लिखा है तो यहाँ पर 2-3 वर्ड हैं। जनरली कौन कौन से वर्ड हैं, है ना, एक डी, एक एन और एक ए, डीएनए। अब डीएनए की जो फुल फॉर्म होगी डीआईसी क्लोरोगोड। कई बार जनरली क्या होता है, हमें याद होता है और हम ओवर कॉन्फिडेंस में उसका गलत आंसर लग जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चे वो होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है बच्चे।
तो ये इसका राइट आंसर होगा। और आरएनए एक होता है, एक क्या होता है आरएनए, एक तो डीएनए हो गया, एक होता है आरएनए। ये डीएनए और आरएनए की डेफिनेटली आपको फुल फॉर्म बिल्कुल जनरली आपकी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। और इसका आंसर देते समय आपको सावधानी बरतना है, तसल्ली तरीके से चारों ऑप्शंस को पढ़ना है। जो एप्रोप्रिएट आंसर आपको लग रहा है, जो आपने याद किया हो, उसी के हिसाब से इसे आपने आंसर देना है। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या है 17। और प्रश्न संख्या 17 कहता है कि मानव, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है इसमें, और ये प्रश्न है मानव में क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम की संख्या होती है तो कितनी होती है बेटा, ये पूछ रहा है कि मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 24 जोड़ी और 46 जोड़ी। ये बच्चों हमें देखने की वाली बात होती है कि जनरली हमें ये चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं, हमें समय पता भी होता है, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस में या जल्दबाजी के चक्कर में ऐसे क्वेश्चंस जो आसान होते हैं, देखने में लगते हैं, हम जल्दी से टिक मार देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। देखिए इसमें होता क्या है कि 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 24 जोड़ी और 46 जोड़ी, यहाँ पर एक वर्ड लगा हुआ है जो कि उसकी मात्रक है, जोड़ी यानी पेयर्स में यहाँ पर बात हो रही है। हम सब जानते हैं कि मानव में क्रोमोसोम्स की टोटल संख्या जो होती है वो होती है, कितनी होती है, 46 होती है बेटा। ठीक है, 46 होती है, 46 होती है। अब 46 होती है, अगर हम इसमें जोड़ी की बात करेंगे तो इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 पेयर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 पेयर्स, यानी टोटल कितने जोड़ी हमारे अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं एक मानव के अंदर, वो 23 जोड़ी होते हैं। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारे पास बी हो जाएगा राइट आंसर, 23 जोड़ी। तो मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। अगर यहाँ पर 23 जोड़ी ना लिख के केवल संख्या लिखी होती कि 22, 23, 24 और 46, तब हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता, डी हो जाता कि 46 होती है, अगर ये हमारे पास ये जोड़ी नहीं लिखा होता तो। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और ऑप्शंस में उसकी किस तरीके से ऑप्शन को रखा गया है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं प्रश्न संख्या 18, जो कि प्रश्न संख्या 18 है। और प्रश्न संख्या 18 देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न संख्या 18 कहता है आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो कौन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, डब्ल्यू वाटसन, बी जॉन मेंडल, सी जॉन वेवर और डी हॉसले। तो बेटा देखो इसमें ये चीज़ें हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, हमें डायरेक्ट इनका आंसर पता होना चाहिए। आनुवांशिक का द फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के पिता जॉन मेंडल को माना जाता है। किसको माना जाता है, आनुवांशिकी का पिता माना जाता है, वो जॉन मेंडल को माना जाता है। अब ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम क्या था, पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको आनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। प्रोफेशन से एक पादरी थे, उन्होंने वंशानुक्रम के सिद्धांत का विकास किया था या प्रतिपादन किया था। इनका ये सिद्धांत इन्होंने, अब ये इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, जनरली ये बायोलॉजिकल टर्म्स है, इतना गहराई में जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। अगर ये आ जाता है कि आनुवांशिकी की खोज करते समय जॉन मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि मटर के पौधे पर। जो जेनेटिक्स या ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी का पता लगाने के लिए अपना जो प्रयोग किया था, वो एक मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे पर किया था। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है इनमें से कौन सा कारक ऐसा है जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। जल्दी से इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या ऑप्शन है खेल शैली, बी है शारीरिक बनावट, सी है शारीरिक संरचना और डी है वंशानुक्रम विशेषता।
तो ये जो हमारे ऐसे कौन से कारण हैं जिनमें किसी भी तरीके का परिवर्तन हम नहीं कर सकते। देखिए जो हम सबसे पहली बात तो देखते हैं हम एक अगर ओवरव्यू में देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आए तो पहली बात तो हमें इनकी डायरेक्ट आंसर्स में है और हमने अगर इस बारे में पढ़ा है गहराई से तो हमें क्लिक कर जाएगा माइंड में। और अगर हमें लगता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से चारों ऑप्शंस को एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज की टेक्निक क्या वो कहलाती है, खेल शैली। हमने खेल शैली देखा, खेल शैली में क्या हम किसी तरीके का परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम 10 साल की उम्र में कैसे भी खेल रहे थे, 11 साल की उम्र में कैसे कर रहे थे, 20 साल की उम्र में आपने अपनी शैली को परिवर्तन कर लिया। हम स्पिन बॉलिंग करते करते हमने फास्ट बॉलिंग शुरू कर दी, तो खेल शैली में हमारा क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। शारीरिक बनावट, फिजिकल जो फिटनेस होती है या हमारी फिजिक होती है, उसमें भी बनावट में भी बदलाव होता रहता है उम्र के साथ, या हम कसरत व्यायाम करते हैं तो उसके साथ, ठीक है। और हमारी एडल्सेंस की जब हम युवावस्था में आते हैं तो जनरली हमारी शारीरिक बनावट में बदलाव होते हैं। तो ये सारे हमारे चेंजेबल हैं और शारीरिक संरचना में भी हमारे बदलाव हो जाते हैं। लेकिन अब हमने देखा कि 3 में तो हमें पता चल गया कि इनमें परिवर्तन हो सकता है, बट हमें वंशानुक्रम विशेषता जो है हमें नहीं पता है, आइडिया नहीं है। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है डी, जिसके लिए हम जा सकते हैं। अब सही तरीका तो ये है कि हम उसको एनालाइज करने की अपेक्षा में अब उसकी गहराई से पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, वंशानुक्रम विशेषता। जनरली होता क्या है, वंशानुक्रम विशेषता एक ऐसा कारक होता है जिसमें किसी भी तरीका का परिवर्तन संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वंशानुक्रम जो विशेषताएं होती हैं वो हमें जेनेटिक्स यानी जीन्स के रूप में मिलती हैं, अपने फादर से, अपने फैमिली के मदर फादर से मिलती हैं। तो जीन्स में जो हमारी वंशानुक्रम विशेषता होती है हम बदलाव नहीं कर सकते, वो बाय बर्थ होती हैं और जीन्स के आदान प्रदान के माध्यम से हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। तो ये जो होती है इनमें किसी तरीके का हम चेंजमेंट नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ऐसी वंशानुक्रम जो विशेषताएं होती हैं जो हमारे लिए अपने वंश के रूप में हमारे जीन्स से प्राप्त होती हैं, हमारे मदर फादर के जीन्स के माध्यम से हमारे दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, ऐसी विशेषताओं इसमें ऐसी विशेष कारक जो होते हैं उनमें किसी भी तरीके का परिवर्तन संभव नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। और आज का अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का विषय है। निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का विषय है। बिल्कुल, पहला ऑप्शन है आचरण, बी है व्यक्तित्व के लक्षण, ढंग और शिष्टाचार, सी तीसरा है आदत, डी तीसरा चौथा है दिनचर्या। बिल्कुल साथियों, देखिए अब इसमें क्या होता है कि अगेन हम इसमें एनालिसिस का नियम भी लगा सकते हैं कि हम ऑप्शंस का एनालाइज करें और राइट आंसर को करें। लेकिन वंशानुक्रम विषय कौन सा होता है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन 19 क्वेश्चन में डिस्कस किया, वंशानुक्रम क्या होता है, जो हमें जीन्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, ऐसे लक्षण, ठीक है। तो अब हम देखें कि ठीक है, चलिए हम वंशानुक्रम के बारे में जानते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए, इसके आंसर हमें मिल गया बी, व्यक्तित्व के लक्षण, ढंग और शिष्टाचार, ठीक है। ये हमारे वंशानुक्रम होते हैं, ये हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हमने डिस्कस किया, डिटेल एनालिसिस किया था। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम और इसी तरीके की सीरीज़ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच पहुँच सके। और तब तक के लिए और आप लगातार बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल डोमेन में, और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, प्रश्नोत्तरों के लिए लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।